सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ब्रेन ट्यूमर की आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस मूजी मर्ज से बचने की आगाही फैलाना है, जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में यौमिया हर 1 लाख में से 10 अफराद ट्यूमर के बाइस मौत के मुंह में चले जाते हैं। ट्यूमर है क्या, कैसे फैलता है, अलामात क्या है और सबसे अहम बात कि इससे बचा कैसे जा सकता है, ये तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, आज से कारोबारी जिंदगी फिर से बहाल होने जा रही है। छोटी बड़ी मार्केट्स को आज से जुम्मे तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी, लेकिन साथ ही जिला इंतजामिया ने भी तैयारी कर दी है ऐसे ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने की जो कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे। दुकानें भी सील होंगी और जुर्माने भी अदा करने होंगे, और अगर किसी मार्केट में ज्यादा खिलाफवर्जियां पाई गई तो पूरी की पूरी मार्केट्स भी सील हो सकती है। आगे बढ़ेंगे जी, कुछ बात करेंगे एक अहम मसले के हवाले से, जो है पेट्रोल की किल्लत। 1 जून से जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हुआ था, कीमतें कम कर दी गई थी, तब से ही देखा गया है कि शहर समेत पूरे पंजाब में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। सिर्फ PSO के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि जो निजी कंपनीज हैं उनके पेट्रोल पंप्स तकरीबन बंद पड़े हैं। इस तमाम मामले पर बात करनी है कि वजह क्या है, इस वक्त शहर में पेट्रोल की कितनी ज़रूरत है और कितनी सप्लाई आ रही है। हमारे साथ मौजूद है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर। सोहेल साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 रोज़ हो गए हैं और पेट्रोल हाथ में नहीं आ रहा, ये क्या मसला क्या है? देखें, लाहौर में तकरीबन कोई 1.25 करोड़ की आबादी के लिए 350 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं। उनमें से 130 पेट्रोल पंप्स जो हैं वो PSO के हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के, और 220 पेट्रोल पंप हैं वो प्राइवेट कंपनियों के हैं। मसला ये हुआ है कि जब तेल के निर्ख इतनी हद तक ज़्यादातर गिरे तो जो प्राइवेट कंपनियां थीं उन्होंने जो पहले ख़रीदारी कर रखी थी वो महंगे दामों ख़रीदारी की थी, तो उन्होंने पेट्रोल अपने पेट्रोल पंप पर सप्लाई करना बंद कर दिया। अब लाहौर के शहरियों को हर रोज़ चाहिए होता है तकरीबन 30 लाख लीटर पेट्रोल डीजल से हटकर। शहरों में वैसे भी डीजल की खपत बहुत कम होती है, तो 30 लाख लीटर के करीब पेट्रोल चाहिए होता है। और इस वक्त जो सप्लाई हो रही है वो तकरीबन आप समझ लें कि 20-21 लाख लीटर रोज़ाना के यानी तकरीबन 9-10 लाख लीटर पेट्रोल की किल्लत है। 9-10 लाख लीटर रोज़ाना की किल्लत है। अच्छा, अब PSO के ज़राए से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए हमने अपने पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बढ़ा दी है। लेकिन मसला ये पैदा हुआ कि इसके साथ पैनिक बाइंग शुरू हो गई। जिसने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाना है वो कहता है जी 3000 का डाल दें, जिसने 500 का डलवाना है वो कहता है टैंकी फिल करा दें ताकि। और इस चक्कर में अगर सप्लाई बढ़ी भी है तो वो पैनिक बाइंग के चक्कर में वो भी ऐसे ही लगता है कि जैसे शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, लाहौर की हद तक किसी हद तक बड़ी मामूली सी बेहतरी तो देखने में आई है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ प्राइवेट कंपनियों के जो पेट्रोल पंप्स पे वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब हो रहा था, लेकिन लाइनें ज़रूर लगी हुई थी। मतलब ये है कि पहले तो वो बिल्कुल बंद पड़े। अच्छा सोहेल साहब, आपने बताया कि ये जो निजी कंपनीज हैं इनके 220 पेट्रोल पंप्स हैं लाहौर में, इनमें से कितने बंद होंगे, कितने ऑपरेशनल हैं? देखिए, इसका अंदाज़ा लगाना तो आप यूँ कह लीजिए कि जो शहर के अच्छे कारोबारी इलाकों में वाक़ हैं वो पेट्रोल पंप्स खुले हैं। जब आप बाहर थोड़ा सा निकलते हैं, आप मतलब जो हमने इस पूरे अरसे के दौरान अंदाज़ा लगाया है, अगर हम इसको एग्जैजरेट ना भी करें तो कम से कम 100 में 220 में से कम 100 पेट्रोल पंप जो है ना वो बंद पड़े हुए हैं। अब 120 पर कभी सप्लाई आ जाती है, कभी नहीं आती है, और जो आती है तो फिर वहाँ पर भी लाइनें लग जाती हैं। अच्छा, जिम्मेदारी अब किस इदारे की है कि इनको बॉन्ड करना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो निजी कंपनीज को भी तो कोई पूछने वाला है ना, या फिर वो बिल्कुल आजाद है? उसका मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे यहाँ पर ये हुकूमती पॉलिसियों का ही नतीजा है। अजीब तरह का एक हड़बूंग सी मची हुई है। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में CNG स्टेशन का बड़ा गलगला मचा था। हर बंदा CNG स्टेशन, और उसके लिए फिर बाद में पता चला कि जो इजाज़त देते थे उन्होंने मतलब उसके एवज बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल किए। ठीक है, अब 3 किलोमीटर से करीब के फासले पर CNG स्टेशन नहीं लग सकता। अगर एक CNG स्टेशन यहाँ है तो दूसरा कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर होना चाहिए। लेकिन वो लेन देन के चक्कर में वो 3 किलोमीटर के दायरे में 3 CNG स्टेशन लग गए, और जब बहरान आया तो सब बेचारे बेरोज़गार हो गए, सारी जो इन्वेस्टमेंट थी ज़ाया गई।
ये जो प्राइवेट कंपनियां इतनी तेज़ी के साथ वजूद में आई हैं, ये भी समझ लें कि उसका तसलसल है। ठीक। मतलब हर बंदे ने सोचा कि पेट्रोल का कारोबार जो है बड़ा मुनाफा बख्श हो गया, पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही थी, उन्होंने मतलब लेन देन के चक्कर में अपनी अब 20 के करीब पेट्रोल कंपनियां हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस देते वक्त कि इस तरह की कोई शराइत पूरी नहीं कराएंगे, भाई कम से कम आपको इतना स्टॉक पास रखना होगा, अगर पैसे से पेट्रोल की सप्लाई नहीं होती तो फिर भी कम से कम 15 दिन तक आपके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब होना चाहिए। साहब, एक ये भी जो है मामला शहरियों की जानिब से सामने आ रहा था कि हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वो लोग कहते हैं पेट्रोल तो नहीं है, आप हाई ऑक्टेन डलवा लें। उसको सेल करने के लिए भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की मसनूई किल्लत, ऐसा कोई है मामला? नहीं, बिल्कुल ऐसा मामला है, बल्कि कई पेट्रोल पंप पर तो हमने देखा कि जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सुपर नहीं हैगा, हाई ऑक्टेन हैगा, वो आके तो तुसी पा लो। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उसकी कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं, पिछले 4 महीने से वो 100 कीमत ज़्यादा है, 150-55 के करीब है फी लीटर उसकी कीमत। अच्छा, अब उसमें शहरियों को थोड़ा सा ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि जिसको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का मसला है, वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल जब डलवाता है तो उसकी माइलेज बड़ी अच्छी होती है, सुपर की निस्बत माइलेज उसकी अच्छी होती है, लेकिन उतनी माइलेज तो नहीं देता जितना अगर आप 10 लीटर पेट्रोल आप डलवाते हैं सुपर और 5 लीटर हाई ऑक्टेन डलवाते हैं तो आप ये समझें कि वो 10 लीटर तक ही हमें माइलेज देगा। ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब ये मामला हल होता दिखाई दे रहा है, कुछ इंतज़ामिया क्या कहती है? लाहौर की जो इंतज़ामिया है उसका इसमें बस इसलिए नहीं चल पा रहा कि जब पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं होगा तो इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर सकेगी। वो उन पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जहां पेट्रोल मौजूद हो लेकिन वो फ़रोख्त ना किया जा रहा। अब जब वो कार्रवाई के लिए जाते हैं तो टैंक खोल कर दिखा देते हैं कि भाई इसमें तो एक कतरा पेट्रोल नहीं है, हम इंतज़ामिया नहीं कर सकती। ये स्टेट लेवल पे ही हल होने वाला मसला है, इसके अलावा और इस मसले का तो कोई ये क्या हल एक तरह का दबाव भी डाला जा रहा है कि कीमतें दोबारा से बढ़ा दी जाएं? अच्छा, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर दबाव डाला जाए या ना डाला जाए, आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि आपको कम से कम 30 रुपये लीटर मज़ीद अदा करने पड़ेंगे हर लीटर के पीछे। उसकी वजह ये है कि हुकूमत की रेवेन्यू में चूँकि बहुत ज़्यादा कमी हुई है, तो ये एक तजवीज़ चल रही है जी कि 30 रुपये पर लीटर लीवी टैक्स में इजाफा कर दिया जाए। अच्छा, ठीक है, मतलब अगर इस वक्त 71 रुपीज़ का है तो उसमें 30 डाल के आप समझ लें कि 101 रुपये का लीटर हो जाएगा। यानी वो जो 3 महीने में 15 रुपये 7 रुपये करके कमी आई है, अब वो एकदम से बढ़ने के चांसेस भी मौजूद है। उसमें जो अहम चीज़ ये है कि जो लेवी टैक्स होगा वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। ठीक है, अब उसमें पेट्रोल पंप मालिकान को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला नहीं है कि वो इसके लिए बड़ी कोई तगोदो करेंगे, या तो होता उनको कोई 5-10 रुपये लीटर का फ़ायदा मिलता। अब गवर्नमेंट की एक तजवीज़ ये चल रही है और मुझे लगता है कि ये कैबिनेट कमेटी जो है यानी जुलाई के महीने के आगाज में कोई बम फूटने वाला है। इस तरह का इशू चल ज़रूर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद भी आई है, लेकिन जो लोग अंदरूनी कहानी आई जाती है तो ये एक तजवीज़ चल रही है। तो इसलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ कि ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा, अगर ना हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, हो गया तो 100 रुपये लीटर तक तो फिर वो पहुँच जाएगा। अच्छा सुहेल साहब, अब ये बताइए कि जिम्मेदार, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा है, कि कोई चल रहा है कि इस मामले को हल कर लिया जाए या फिर पहले से नहीं, कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि यानी ऑटोमेटिकली आया है ये बहरान, मसला किल्लत ऑटोमेटिकली चला जाएगा तो चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अब जब हम लोग कोई बात करते हैं, लिखते हैं, तो फिर ये कहा जाता है जी कि हुकूमत को बिला जवाज़ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 22 महीने हो गए, 22 महीनों में से 3 महीने कोरोना के आप निकाल दें तो 19 महीने तो फिर भी बचते हैं गवर्नमेंट के पास। अब अगर 19 महीनों के दौरान उन्होंने किसी एक शोबे में भी कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो इंशाल्लाह फिर पेट्रोल के हवाले से भी अच्छी कारकर्दगी सामने आ जाएगी। अगर 19, 22, 20 महीनों में कुछ भी नहीं हो सका किसी भी शोबे में, आप देख लीजिए पेट्रोल का इशू चल रहा है, आप देख लीजिए टिड्डी दल का इशू चल रहा है, इतना संगीन है जो कोरोना की आड़ में छुपा हुआ है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, उस पर मैंने बहुत काम किया है। कम अज़ कम 61 अज़ला पाकिस्तान के जो है ना इस वक्त टिड्डी दल के शदीद हमले की जद में हैं। FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है UNO की, उसकी तरफ से वार्निंग आई कि 20 जून से 20 जुलाई तक मजीद इन हमलों में शिद्दत का इम्कान है। सुहेल साहब, हम आपकी रिपोर्ट्स अक्सर देखते रहते हैं जो बड़ी संजीदगी से बनाई हुई लगती है कि आपने पूरी इशू उसमें ये है कि वो चूँकि दही इलाकों का इशू है तो वो शहरों तक पहुंचते पहुंचते उसमें टाइम लग जाता है। चीखो पुकार जब तक पहुंचेगी तो वो, और ये इतनी खौफनाक चीज़ है। अब देखिए, इसका एक झुंड जो होता है ना, एक झुंड, और ये सैकड़ों लश्कर प्रवास कर रहे होते हैं, एक झुंड
सबसे छोटा झुंड आप कह लें कि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर लंबा होता है, सही। 1-1.5 किलोमीटर के करीब, और 1 मुरब्बा किलोमीटर में 4 से 8 करोड़ तक टिड्डियां हो सकती हैं। एक दिन में 45,000 इंसानों की खुराक को वो चट कर देती हम हैं। तो सुहेल साहब दुआ ही कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस जाने भी तवज्जो दे, लेकिन अभी दोबारा से हम पेट्रोल वाले मामले पे ही आ जाते हैं कि अब आपने बता दिया कि आने वाले वक्त में कुछ पेशगोई आपकी तरफ से कर दी गई है कि कुछ कीमत बढ़ाने की तरफ भी जाया जा रहा है। तो अभी जो सूरत हाल है इस पे कोई बात करने को तैयार है? इस पे क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किल्लत क्यों पैदा हो गई है, वजह क्या बताई जा रही है? अच्छा, ये इनका मौक़िफ़ जानने के लिए हम भी अखबारात के सफ़े खंगालते रहते हैं कि यार कोई तो किसी तरफ से बयान आए, मतलब सिर्फ सिवाय एक बयान के कि बस आपने घबराना नहीं। तो हम घबरा नहीं रहे, लेकिन सिर्फ पूछने का हक तो बहरहाल रखते हैं कि अगर घबराना नहीं तो किस हद तक हमें नहीं, कोई रेड लाइन दे दें कि भाई यहाँ तक आपको नहीं घबराना, जब ये लाइन क्रॉस होगी तो फिर आप घबराना शुरू कर दीजिएगा। तो हम घबरा नहीं रहे हैं, मतलब बड़ी पामर्दी के साथ हालात का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में और कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं ना, मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि लिस्सेदा की जोर मोहम्मद बख्शा, रोना या नस जाना। तो जो कमजोर होता है या वो रोएगा या भाग जाएगा, ठीक है ना। तो अब रोना धोना तो हमने डाला ही हुआ है। क्या कह रहे हैं, कितने परेशान हैं? क्योंकि अभी तो 2 दिन मार्केट्स भी बंद रही हैं, और जब मार्केट्स खुलती भी हैं सुहेल साहब, तो रोड्स पर अभी उस तरह से हमें ट्रैफिक और निज़ाम ज़िंदगी बहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि कल फिर नए SOPs आए हैं कोरोना के हवाले से, कि बेकरी इतने से इतने तक खुली रहेगी, ऑटो वर्कशॉप इतने, मेडिकल इतने से इतने तक। अब ये अंदाज़ा लगाइए यार, मतलब हैरानी होती, 3 महीने हो गए कोरोना को लेते, हम एक पॉलिसी नहीं बना सके उस पर कि एक यकसू होकर। क्या है कि वफाक जो है वो सिंध के लत्ते लेता रहता है, सिंध जो है वो वफाक के लत्ते रहता है। और यार सिंध में जो गवर्नमेंट है उसको बाद में गिरा लीजिएगा, नहीं है ना, ये जो बुनियादी इख्तलाफात हैं इनकी वजह से अवाम भुगत रहे हैं। अब इसमें एक और भी मैं आपको चीज़ बता दूं कि मार्च में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था एक टाइगर फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है। अब मार्च अप्रैल मई सोशल मीडिया तक अच्छा, अब ये देखिए, मतलब बाद इंतजामी की इंतहा देखिए कि 3 सूबों में वो कायम हो गई है, KP के, बलूचिस्तान और पंजाब। और इन 3 सूबों में अभी तक उसका कुछ सरबराह जो है वो नहीं लगाया जा सका, और जिस सूबे में सरबराह लगाया गया है वहां अभी तक वो कायम ही नहीं हुई, वो सिंध है। गवर्नर सिंध को उसका इंचार्ज बना दिया गया, लेकिन वहां वो इस्टेब्लिश ही नहीं हुई। अच्छा, मुझे अब ये पेट्रोल के मामले पे बताइए सुहेल साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी कंजम्पशन उतनी नहीं है जितनी रूटीन में होती है। मैंने रोड्स पे उतना ट्रैफिक नहीं देखा, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, बहुत ज्यादा पेट्रोल की अभी बचत हो रही है। इसीलिए थोड़ी सी मतलब पेट्रोल अवेलेबल हो जाता है आपको थोड़ा, मतलब अगर ये पूरी फुल स्विंग में ये लाइफ आ जाए तो फिर वो एक जो कुछ अरसा पहले सूरत हाल पैदा हुई तो वो हम जरूर देखेंगे। अब चूंकि कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, बहुत सारे इदारे बंद हैं, तो वो ट्रैफिक की वो सूरत हाल नहीं है जो तो इसलिए लाइनों में लगकर या किसी इधर उधर से जाके आपको पेट्रोल दस्तयाब हो जाता है। अगर ये सब भी खुला होता तो फिर तो सही मायनों में चीखें निकलती ना लोगों की। तो अभी चीखें तो निकल नहीं है, लेकिन आवाज थोड़ी सी मध्यम है। क्या है, कितने दिन में मामला ठीक होगा? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस वक्त जो शहर में पेट्रोल की किल्लत की सूरत हाल है उस हवाले से बात कर रहे थे। और इंतजामी इदारों की जानिब से नहीं बताया जा रहा कि कितने दिन तक ये किल्लत बरकरार रहेगी या फिर इस मसले का क्या हल निकाला जा रहा है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात करनी है हमने, और इसके साथ साथ हमने बात करनी है दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ब्रेन ट्यूमर की आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसकी अलामात पर, बीमारी पर, कितना सीरियस मसला है, इस पर हमने बात भी करनी है। जबकि वर्ल्ड ट्यूमर डे 2000 से मनाया जा रहा है, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से, तो दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज मंडे है, अगर मैं गुज़िश्ता मंडे की बात करूं तो उस दिन यकम जून था। यकम जून को 12,213 केसेस थे, जो कि अब बढ़कर 18,161 तक जा पहुंचे हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब एक हफ्ते के दौरान हम लोगों को 6-6 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये मैं बात कर रही हूँ लाहौर शहर की। और पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो केसेस
1 लाख से तजावज़ कर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 5094 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। मामले पे बात करेंगे और ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है और अगर उनको खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर नहीं मिलता तो वो अपनी ज़िंदगी से भी चले जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब हैं, आप प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया हैं, इंचार्ज अस्पताल हैं आप। प्रोग्राम में सर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशली ब्रेन ट्यूमर के हवाले से और आज के दिन के हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रिजवान मसूद बंद साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं आप, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, लाहौर जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आज आगाही का दिन भी मनाया जा रहा है। हर साल तो हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से वॉक्स की जाती हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आगाही पैगाम। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक। कितना खतरनाक मामला है ये? बेसिकली दिन ब दिन हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर के केसेस अर्ली डिटेक्ट हो रहे हैं। शायद ये पहले भी होते होंगे लेकिन अब उनका डायग्नोसिस अर्ली हो रहा है। हाँ। ज़्यादा मरीजों में निकल आते हैं। इस वक्त रफली पाकिस्तान में तकरीबन 6000 से लेके 12000 तक सालाना ब्रेन ट्यूमर के केस ऑपरेट होते हैं और उनमें खाली सर्जरी नहीं चाहिए होती, उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सारा कुछ चाहिए होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ब्रेन ट्यूमर के केसेस में डायग्नोसिस लेट हो जाए तो रिजल्ट बुरे आते हैं, मरीज की आउटकम अच्छी नहीं रहती। लेकिन अगर वक्त पे अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो उसके साथ रिजल्ट अच्छे आते हैं। सही। लेट डायग्नोसिस हो तो मरीज की जिंदगी चंद महीने रह जाती है। अर्ली डायग्नोसिस और पहले इलाज हो जाए तो मरीज कई साल जिंदा रह सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अलामात पे भी हम जरूर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, वेंटिलेटर का अल्टरनेट आपने बताया है कोई जिसके आपने कहा है कि अच्छे खासे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, वो क्या है? जी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लास्ट टाइम मैंने एक जिक्र किया था कि जो पेशेंट जो कोविड के क्रिटिकल होते हैं, जिनमें सैचुरेशन ड्रॉप होती है, जब उनकी सांसें उखड़ती हैं तो उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट चले जाते हैं उसमें आउटकम एज सच तो बहुत अच्छा नहीं है। अभी तक हमारे पास भी बहुत कम पेशेंट हैं। पंजाब में सर 0% है कि कोई भी बंदा वेंटिलेटर पे गया हो, ऐसे ही है बस। अभी तक जो मेरे पास जो डाटा है ना, स्पेशली बात ऐसे ही है, एग्जैक्टली इस तरह ही है। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाने से बचाया जाए। तो जो भी पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप होती है, हम उसको डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें एक है हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, हाई फ्लो नेजल कैनुला। अब उससे हम ये करते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीनेट करते हैं, उसको प्रोनिक करते हैं, कुछ रेमेडीज यूज करते हैं, बाकी ड्रग्स देते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने से पहले ही ठीक हो जाए। ये चीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हो रही है। और ये जो कैनुला है ये पाकिस्तान में इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है और जहाँ पे मिल भी रहा है तो ये पहले 10 लाख का था और अब ये 6.5 लाख रुपए का है मिनिमम। तो जो मैंने वो जो डिजाइन किया है वो हमने जो वेंटिलेटर्स के पुराने जो नकारा पुर्जे थे उनको लेके हमने एक वो मतलब इस तरह से हमने डिजाइन किया कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हमने एयर और ऑक्सीजन का मिक्सचर देकर हमने उसको वो हम यूज कर रहे हैं और बड़ा उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी तक हमारे पेशेंट जितने ठीक हुए हैं, अभी तक हमारे पेशेंट 18 पेशेंट है जो सुबह जो मैं डाटा ले रहा था, जो अभी ठीक हो गए हैं वो वही है जो वेंटिलेटर पे जाने से पहले बच गए हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये वेंटिलेटर के नुकसानात भी होते हैं जो इंसानी बॉडी जो है वो उसको बेयर नहीं कर पाती। तो ये जो आप तरीका बता रहे हैं या एक नई मशीन जो आपने बनाई है खुद से पुराने पुर्जों से, इसमें वो नुकसान भी मिनिमम हो रहा है? जी, इसमें यह है कि जो वेंटिलेटर पर डालते हैं ना, उसमें होता है कि हम उसको बोलते हैं इन्वेसिव वेंटिलेशन। उसमें हम ये करते हैं कि पेशेंट को एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के उसके बाद करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एक टर्म है, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है उसमें तकरीबन हर एक पेशेंट में वो चीज़ डेवलप होती है और उससे फिर पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। इसमें चूंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिंपल आपने उसको पेशेंट को एक मास्क लगाना है या उसको नेजल प्रॉन्ग्स हैं, उसके साथ आपने उसको हाई फ्लो के साथ ऑक्सीजन देनी है मिक्स करके ह्यूमिडिफाइड, और इसमें ऐसा कोई इसके नुकसानात नहीं है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और ये सिक्योर डिवाइस भी कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब, कितने टाइप्स का ये ब्रेन ट्यूमर है और इसकी इब्तदाई अलामात हैं, क्या पता चल सकता है आपको? बिल्कुल। अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें तो बच्चों में बच्चों से बराबर 16 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनमें सर दर्द अगर होती है तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसका सीटी स्कैन या MRI ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 2, बच्चों की अगर नज़र कमज़ोर होती जाए, उनके बाकी बहन भाइयों को
ऐनक की ज़रूरत ना पड़ती हो और बच्चे की अपनी नज़र कमज़ोर होती जाए, तो उसको हर सूरत में डिटेक्ट करना चाहिए। इसी तरह वो बच्चे जिनकी ग्रोथ स्लो हो जाए, बाकी बहन भाइयों से निस्बत उनकी हाइट और वेट में डिफरेंस आए, बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, उनको भी चेक करना चाहिए। उसके बाद एडल्ट्स में लाजमी है कि अगर सर की दर्द चंद महीने से ज़्यादा हो रही हो, 3 से 4 महीने से ज़्यादा, और वो रूटीन की ट्रीटमेंट से हैंडल ना हो सके, या अडल्ट को 1 या 2 दफ़ा मिर्गी का कोई अटैक हो जाए। मिर्गी का अटैक ये होता है कि टांग या बाजू अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करे या मरीज बेहोश हो जाए, तो उसमें भी ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि ये जो आप सर के दर्द का सबसे ज्यादा अहम मेरा ख्याल है सिम्टम है इसका बता रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक सर के हिस्से में दर्द होगा या फिर पूरे सर में दर्द होगा? एग्जैक्टली, लाइक नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर 100 बंदे हैं किसी जगह पे, तो उनमें से 90% को सर का दर्द जरूर होगा। तो वो सर का दर्द जो हर दफ़ा अपनी जगह चेंज कर लेता है, या वो सर का दर्द जो टेंशन के साथ होता है या थकावट के साथ होता है, वो सेफ है। जो ख़तरनाक सर का दर्द है, जिसकी जो ब्रेन ट्यूमर की अलामत है, वो है जो सुबह सुबह होगा जब मरीज फ्रेश नींद से उठे तो सर में दर्द हो रहा हो और उसके साथ उसको कोई उल्टी आ जाए, चक्कर आए, तो वो इम्पोर्टेंट सर का दर्द है। तो नेचुरल जो टेंशन हेडेक है या बाकी वजूहात से होती है, वो यानी आपकी जिंदगी भी तकरीबन स्टेबल है, लेकिन आप सुबह अगर उठे और अचानक सर में दर्द हो तो ये हो सकता है कि एक ब्रेन ट्यूमर की अलामत भी हो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि ये आपने जो तजुर्बा किया है इसको जो है वो फैलाया जाए, हमारे यहाँ मुमकिन है? हाँ जी, इसमें अभी है कि अगर इसको हम कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए होगी। तो ये तो बेसिकली एक मेरी अपनी एक थोड़ी सी पर्सनल एक एफर्ट थी, और इसमें अभी हमने एक एनुला जो हमारा वो जो ऊपर यूज़ हो रहा है, और उसके बाद 3 मैंने और डिज़ाइन किए हैं जो आज फंक्शनल जगह में, और वो भी एक दिन की वो यानी उसको स्टार्ट कर देंगे। अगर हमने इसको कि बाकी इसकी वही है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है बाकी पेरीफेरी से, डिफरेंट हॉस्पिटल से, उसके लिए हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होगी और थोड़ा सा बैकअप चाहिए होगी। किसी से वज़ीर सेहत साहिबा से या फिर किसी भी आला? मेरी बात नहीं हुई अभी, ऐसे किसी की बात नहीं हुई। तो अभी मैं तो उसको खुद अपने तौर पे कर रहा हूँ। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये टाइम है कि उसको करना चाहिए। बिकॉज आपका डॉक्टर साहब एक वीडियो भी आया था, वो आपने शेयर किया है महकमे सेहत को या फिर भेजा है कि भाई ये हम करने वाले हैं? वो काफ़ी शेयर हुआ है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको ना शेयर किया गया और लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उसकी बड़ी बहुत जो आप उसको देखते हैं तो बड़ा बहुत ही सिंपल वे से डिज़ाइन किया गया, और बड़ा उसको ये है कि आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। अब जब पेरीफेरी से डिमांड आ रही है तो मेरे ख्याल आप इसको थोड़ा सा हमें इसको एफर्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया ना कि वेंटिलेटर जो है ना इतना ज़रूरी नहीं है, वेंटिलेटर से आउटपुट नहीं मिल पा रहा, हमें वेंटिलेटर से पेशेंट वापस नहीं हो पा रहे, इसलिए उसके ऑल्टरनेट सोचे जा रहे हैं। मजीद हम बात कर लेते हैं जी, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी। काज़मी साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर बताइएगा, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और अस्पतालों की कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्या सूरत हाल है शहर की? जी इसी तरह बहुत शुक्रिया। सूरत हाल तो ऐसी है कि हॉस्पिटलों में बेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल है ICU और HDU की। क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक जो नॉर्मल सिम्टम रखने वाला पेशेंट है उसको दाखिल नहीं किया जा रहा जब तक कि उसके सांस में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। घरों में आइसोलेट का ऑप्शन ज़्यादा फॉलो, घरों में आइसोलेट का ऑप्शन ज़्यादा फ़ाल है। और इस तरह पहले जो था कि मारामारी थी कि मैं टेस्ट करा लूँगा, मुझे घर से उठा लेंगे, ये हो जाएगा, वो समझ लें कि वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है। और अब जो पीक चल रहा है उसकी वजह से जो संजीदा पेशेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो मैंने जो राय ली है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, उसमें 2 से 3% वेंटिलेटर का रिजल्ट है। हाई फ्लो नेजल जो कैनोला इन्होंने जो जनरल हॉस्पिटल के अंदर भी है, जनाब डॉक्टर साहब ने भी बनाया हुआ है, तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। और इस हवाले से उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की मीटिंग नहीं की जा रही, किसी किस्म का। एक हॉस्पिटल से पूछें, दूसरे ने अगर नहीं लगाया तो वो उसकी मुखालफत कर रहा है। लेकिन ये 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे वेंटिलेटर खाली पड़े हुए हैं, जिनको वेंटिलेटर वो वेंटिलेटर पे उनको डाल नहीं रहे, क्योंकि वेंटिलेटर की रिकवरी नहीं है, मरीज बैक आना मुश्किल है। तो रिजल्ट जो है इन्होंने आजमाया हुआ है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट नहीं वापस। लेकिन दूसरी तरफ और भी बहुत सारे अदारे हैं जिनके पास नहीं है लेकिन वो मज़ीद हैं। लिहाजा मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का फकदान रहा है।
गवर्नमेंट के अंदर एडवाइजरी ग्रुप हो, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हो, और मेडिकल इमरजेंसी की मुझे समझ नहीं आई कि आज तक मेडिकल इमरजेंसी होती क्या है पाकिस्तान के अंदर। ठीक, हमारे यहाँ लगाई तो गई है, लेकिन हमारे यहाँ लगाई गई है माशाल्लाह, मेडिकल इमरजेंसी लगाई गई है, और अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की वो 750 रुपए की किट नहीं पास हुई PCR की, जिससे टेस्ट होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई खवातीन में या फिर मर्दों में ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा हो सकता है, कोई ऐसी बात है, कोई ख़ास एज लिमिट या फिर कोई ख़ास जेंडर स्पेसिफिक? नहीं, उसमें कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों में रेशो इक्वल है, एक में एक तरह का ट्यूमर दूसरे में दूसरी तरह का। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जब 30 से 40 साल की उम्र में लोगों को या तो अर्ली सिम्टम्स आए, 10 साल की उम्र के बच्चों में अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, नज़र कमज़ोर, सर में दर्द, या 30 साल के बाद अगर ये सर में दर्द और नज़र कमज़ोर का सिम्टम्स आए। किस टाइप के केसेस रिपोर्ट होते हैं? 10 साल वाले या फिर 30 से अबव वाले? ज़्यादा अबव वाले, बड़ी एज के। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हर साल 30, 40 साल, 50 साल, हर 10 साल के बाद ब्रेन ट्यूमर का चांस बढ़ता जाता है। ठीक, डॉक्टर साहब कोई हमारे लाइफस्टाइल, हमारे ईटिंग हैबिट्स असरअंदाज होते हैं इस पे? नहीं, अभी तक साइंस के मुताबिक ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इंसान अपनी लाइफ को चेंज करे तो वहाँ फर्क पड़ जाए। फिर वजह क्या है? उसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम, वो एक नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी है कि हर सेल ने कुछ अर्से बाद डिवाइड होना है, वो हीलिंग प्रोसेस है जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। ठीक ठीक। तो वो ब्रेन में आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत बॉडी में दूसरी जगहों पे। सज्जाद साहब, अस्पतालों की डॉक्टर साहब ने सूरत हाल क्लियर कर दी है कि मामला ख़राब है, क्या तैयारी की जा रही है? अब प्राइवेट सेक्टर को जी मैं सिदरा समझता हूँ कि तैयारी की तो अब सूरत हाल ख़त्म हो गई है, तैयारी होगी जो मेरे ख्याल में ये 3 हफ्ते हैं या 4 हफ्ते हैं, ये कम जुलाई के बाद हार मुझे लग रहा है। मैंने माहरीन से काफ़ी कल 2-3 घंटे बात की है, मैंने अमेरिका में भी 1-2 दोस्त हैं उनसे भी बात की है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी ये पीक ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये अभी जो मुजाहरे हो रहे हैं इसका नतीजा हमें 10-12 दिन बाद मिलना है, और मजीद एक जो पैनिक क्रिएट होगा इधर बड़ा। तो हमारा कह रहे हैं आपका जो पाकिस्तान के अंदर आया है वो शॉपिंग का था, और वो मैं समझता हूँ, वो कहते हैं हम समझते हैं कि 3 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये जो शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल हालात हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि ये जून का महीना क्रिटिकल है, यकम जुलाई से हम देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर नीचे आना शुरू हो जाएगा तरतीब के साथ। लेकिन अमेरिका के अंदर चूंकि वो नस्ली फसादात का आपको पता है इशू चल रहा है, और बड़े लाखों लोग, हज़ारों लोग एक मजमे के अंदर इतने जमा है, तो उसका रिजल्ट तो फिर ऐसे ही आना है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। माहिरीन की जानिब से तो यही बताया जा रहा है कि ये जून का महीना क्रिटिकल है, इसमें आप खुद को सेफ रख लीजिए, कम से कम बाहर जाइए, तो यकीनी तौर पर आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा पैगाम लाएगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कोरोना की सिचुएशन पर, क्योंकि जैसे ही पूरी दुनिया पर कोरोना ने अटैक किया तो बहुत सारा हमने बातें सुनी कि अब जीने के अंदाज बदल जाएंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, आदात बदल जाएंगे, रवैये बदल जाएंगे, बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। लेकिन हमने देखा है कि लोगों की गैर संजीदगियां बढ़ती जा रही हैं। क्या कोई तब्दीली आई है? क्या कोई मुस्बत तब्दीली आने वाले वक्त में हम अपने रवैयों में देख सकेंगे? पाकिस्तानी अवाम का इस पे जो रद्द अमल है उससे क्या जाहिर होता है? अगर रवैयों को बदलना इतना ही ज़रूरी है तो वो कैसे बदला जा सकता है? तमाम मामलात पे बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी कासिम अली शाह साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, लोगों के रवैयों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर बड़े अच्छे अंदाज में उनको पेश करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कासिम साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि जैसा कि मैंने कहा कि हमने तब्दीलियाँ होंगी, बहुत कुछ बदलेगा, कब बदलेगा, बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, क्या कुछ बदला? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी गुजारिश ये है कि हम बदलने को, तब्दीली को और बदलाव को हमेशा गवर्नमेंट के साथ जोड़ते हैं, और एक जो एक्टिव सिटीजन का रोल होता है, एक फर्द वाहिद की जिम्मेदारी होती है, वो कबूल करने को तैयार नहीं होते। सही। शायद एक डिप्टी कमिश्नर के पास पूरा जिला है, एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास पूरा टाउन है, वजीर आजम के पास पूरा मुल्क है, वजीर आला के पास सूबा है, लेकिन आपके पास आपकी अपनी ज़ात है और अपना घर है जिसको आपने कंट्रोल करना है। तो आप अगर इस छोटा सा जो कह लीजिए टेरिटरी है आपके घर की या आपकी ज़ात की, या आपने हिफाजती इक़दामात करने हैं, आप ये नहीं कर पा रहे, आप तब्दीली की बात कैसे कर सकते हैं? सही। हमारा मिजाज इस पूरे
कह लीजिए माशरे का, वो को बेहतर मिजाज नहीं है, मुश्किल मिजाज है। और इस बेहतरी ना आने की वजह भी ये है कि हम तादेर हकीकतों का मजाक उड़ाते रहते हैं, सच को मानने को तैयार नहीं होते। मुझे एक बड़ी ही तकलीफ दे बात यहाँ कहनी है, लोग डेथ के साथ कैजुअल हो चुके हैं। ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है। आप जितने सुनने वाले हैं अपने जरा फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जाइए, आपकी रिपोर्ट में 10 लोग जिनके जानने वाले या डायरेक्ट उनका इंतकाल हो रहा है। और इस हालत में शायद रिकॉर्ड में कल 78 की डेथ है पाकिस्तान के रिकॉर्ड में गालिबन, लेकिन 78 तो वो हैं जो रिकॉर्ड में हैं। कितनी घरों में डेथ हो रही है ये खबर नहीं है। हम डेथ के साथ इतने ही कैजुअल हो चुके हैं जितना अपनी उन चीजों जिनको माना होता है। मौत कितनी बड़ी एक हकीकत है और मौत के बाद आपका जिंदगी से ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है, हम इसके साथ कैजुअल हो चुके हैं। ये बदतर रवैया बड़ी ही कह लीजिए शर्मनाक हालत की तरफ हमें लेकर जा रहा है, क्योंकि आपको मौत दिख रही है लेकिन आप बदल नहीं रहे, मौत दिख रही है लेकिन आप एहतियात नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं कि 1 साल अगर हम शॉपिंग ना भी करते, मेरा सवाल ये, अगर हम खरीदारी ना भी करते, आप देखिए 15 दिन पहले जो कुछ हमने किया है उसको आज हम भुगत रहे हैं, बिल्कुल, और जो कुछ आज कर रहे हैं चंद दिनों में आप भुगतने लग पड़ेंगे। सो काश कि हम ये समझें कि हमें मोहतात होना है, हमें एहतियात करनी है। वो ये माना कि कोरोना से लड़ना डरना नहीं, लड़ना है, लेकिन लड़ना बचना है, एहतियात थी, एहतियात बचना है। अब तो मैं ये कहता हूं कि जो बच गए ना उनको क्वारंटाइन में डाल दें प्लीज, जो जिनको हुआ है उनको क्वारंटाइन में डालें। शाह साहब बात की है ना, ये आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी एक पोस्ट भी चल रही है कि अब जो नेगेटिव वाले हैं उनको बचाने की जरूरत है, उनको साइड पे कर लें। अच्छा शाह साहब ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन, जो रवैये हमारे लोगों के हैं, उसके बाद हम किस मुंह से गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे? देखें, मुझे कभी कभी बड़ा तरस आता है इस पूरी 70 साल की तारीख में उन लोगों पे जिन्होंने डिलीवर किया, कुछ भी डिलीवर किया। हाँ। यानी उनकी शायद नेक नीति पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके डिलीवर करने के बावजूद हम उनके बारे में क्या राय रखते हैं। आप जरा नोट कीजिए, कभी भी किसी ने आना होता है तो हम उसके नारे लगाते हैं, फिर उसको लाते हैं, फिर उसको सेज पे बिठाते हैं। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नई गवर्नमेंट से होती है, शायद वो एक्सपेक्टेशन नई बहू से नहीं होती। सही है। अच्छा, उसके आने के बाद जो चंद सालों में अवाम उस गवर्नमेंट का हाल करती है वो आपके सामने है। आपकी 70 साल की तारीख में आपको मानना पड़ेगा। अब ये मेरा बयान पॉलिटिकल लगेगा, लेकिन मैं यहां वजाहत करता नहीं हूं, पॉलिटिकल बयान नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है। सही। 70 साल की तारीख में आपका सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, डिलीवर करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर खादमे आला पंजाब हम शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। ये नहीं ऑब्जर्वेशन है, मुझे नून लीग ना समझिएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। पीटीए की बात करें तो नून लीग वाले गालियां निकालते, नून लीग की करें तो पीटीए। ये हम 70 साल की मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक बंदा ऐसा आया जिसने वाकई ही अपने बाजू टूंग के अपने आप को गर्क कर दिया। आप फिर उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसी को गालियां पड़ रही, उसी को बुरा भला कहा जा रहा है। यकीन करें, कोई जेंटलमैन सियासत में आने का इसलिए नहीं सोचता क्योंकि अवाम का रवैया इतना बदतर है। वो जिम्मेदारी जो अवाम को खुद कबूल करनी चाहिए, वो खुद कबूल करने की बजाय वो सिस्टम पे झोंक देते हैं। एक बंदा जिसने मारी जाना था, उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, ये डॉक्टरों को डंडे मारने लग पड़ते हैं, ये अस्पताल के शीशे तोड़ देते हैं। तो ये जो मिजाज है, ये निशानी है कि हम इस ग्रोह को कौम नहीं बना सके। यानी हमारे जो अपने रवैये हैं, हम उनके जिम्मेदार भी दूसरों को ठहराना शुरू कर देते हैं। शाह साहब, वजह क्या है, क्यों नहीं बदल रहे हमारे रवैये? बदकिस्मती से ये कौम सड़कों को, पुलों को, मशीनरी को, हॉस्पिटल्स को तरक्की समझ बैठी है, ये रवैयों की तरक्की नहीं कर सकी, ये जिम्मेदारी कबूल करने को तरक्की नहीं समझ सकी, ये शऊर के आने को तरक्की नहीं समझ सकी, ये दूसरों की जिंदगियों में झांकने को बड़ी कामयाबी समझती है, ये अफवाह को फैलाने में पूरा जोर लगा देती है, इसको बड़ी कामयाबी समझती है, ये गलत इतला को मिलने के बाद मैनिपुलेट करने के बाद पोस्ट करने को बड़ी कामयाबी समझती है। बदकिस्मती से हम रवैयों में तरक्की नहीं कर सके, हम शुक्रगुजार नहीं हो सके, हम एक्नॉलेज करने वाले नहीं बन सके, हम अच्छे फैसले नहीं कर सके, हम आज तक ये नहीं समझ सके कि वाकई हमारी जरूरत क्या है और हमारी ख्वाहिशें क्या हैं। ये बड़ा बेहतरीन वक्त था 3 माह का, और मैं कहता हूं अभी भी 2-3 माह का रहेगा। इस वक्त में आपने जानना था असल में मेरी जरूरत क्या है। मैं जरूरतों तक महदूद हूं। मैं क्यों, मैं से मुराद ये मुआशरा है। क्यों ना ये मुआशरा सोचे कि बड़ी चीजें
जिनकी ख्वाहिश करते हैं उनके बगैर जिंदगी गुजर सकती है। मसलन निकाह बड़े बड़े शादी हालों के बगैर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती बगैर जहेज की शादियां हो सकती हैं, बड़े धूम धड़के और 25-30 लाख रुपए के खर्चे के बगैर शादी बेहतरीन हो सकती है, और तब भी बरकत की दुआ मांगी जा सकती है। असल शादी तो कामयाब ये है कि जिसका निकाह हुआ फिर जिंदगी अच्छी गुजरे। वो जो धूम धड़का आपने किया, कोई गारंटी नहीं है कि करोड़ रुपया लगा तो उसके बाद शादी कामयाब होनी है। कोई ये सोचे ना, ये सोचे कि हम जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मंगाते हैं, मंगवाने की जरूरत थी? जो जाती थी, जो घर में थी, जो मुल्क में थी, इसको खा के जिया जा सकता है। ये 2-3 माह हमने बर्गर नहीं खाए, हमने फास्ट फूड नहीं खाए, हमने महंगी आइटम्स नहीं खरीदी, हमने सेल फोन्स चेंज नहीं किए, हमने गाड़ियां चेंज नहीं की, जिंदगी गुजर रही है। हमें संजीदगी से सोचना होगा कि हम जो कि एक ऐसी कौम है जो मतवसत है, उसको आदतें शहाना पड़ी हुई हैं, क्यों ना ये शहाना आते वो खत्म कर दे। ख्वाहिशात से, ख्वाबों की दुनिया से निकल के हमें अब रियल लाइफ को देखना होगा। देखें, नीड बड़ी तेजी के साथ ग्रीड की तरफ जाती है। ये हम पे लाजिम है कि हम नीड को नीड रहने दें और इस बेलगाम ख्वाहिशों के घोड़े को, इसको लगाम से समेत आजाद करें, जान छुड़ाएं, जिंदगी को सादा बनाएं। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, मैं एक शोबे की मिसाल देना चाहूंगा। अभी चंद साल पहले मेरे होशो हवास में 80s की बात करूं, 90s तक भी शायद, घरों में जो तोहफे आते थे वो सौगातें होती थी। अचार, गुड़, अच्छा देसी घ्यो, मक्खन, यानी कि ज्यादातर वो चीजें घर की बनी हुई, मुरब्बे, उसके बाद चूरी। ये गवाच की चूरी, मेरे बच्चों को चूरी का पता ही नहीं है। ये वो छोटी छोटी चीजें थी जो मोहब्बतें भी बढ़ाती थी, सादगी भी थी और आपकी इकोनॉमी भी बेहतर रहती थी। कासिम साहब, ये बताइए कि एक सवाल जो मेरा ख्याल है हर बंदे से आजकल जो भी थोड़ा सा इस फील्ड के साथ रेलेवेंट है उससे बहुत हो रहा है कि आपके यहाँ कोई कोरोना का केस है, आपने देखा कोरोना है भी या नहीं है? अच्छा, ये सवाल ज्यादा तब थे जब ये इब्तिदा पे लॉकडाउन शुरू हुआ और इस तरह की अफवाहें भी साथ गर्दिश कर रही थी। आज मैं ये कहूंगा कि आप में से, सुनने वालों में से शायद ही कोई ऐसा हो, अच्छा गांव या दूर पार के कुछ केसेस हो रहे हैं उसको मैं अलग डिस्कस करता हूं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने मौत ना देखी हो कि उसके इर्द गिर्द में। अच्छा, अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है कि कोरोना नहीं है तो वो मेहरबानी करके कोरोना के वार्ड में जाके कोरोना के मरीजों को गले मिलने लग पड़े। उसके 14 दिन के बाद हम उसका हाल पूछने आएंगे कि उसके साथ क्या बीती। ये दरअसल ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अब इस वक्त हर एक बाशऊर इंसान जो शहर में बैठा हुआ है उसके दूर पार करीब में कहीं ना कहीं किसी को कोरोना हुआ। अच्छा सर, कोरोना तो हो गया है, लोगों ने मान भी लिया है कि ये कोरोना है। अब लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि फलां को हो गया है, ये हमें भी हो सकता है या हमारे घर वालों को भी हो सकता है। देखें, हो सकता है कि नहीं, आपके पास इख्तियार में क्या है? आपके इख्तियार में ये है कि ये मेरे पास मास्क है जिसको मैं पहन के आ गया हूँ, क्योंकि मैंने टीवी करना, मैंने थोड़ी देर के लिए उतार के जेब में डाल दिया, मैंने आके किसी चीज को छुआ नहीं है। मैं जब से यहाँ एंटर हुआ हूँ, गेट से यहाँ तक मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। असूलन मुझे दस्ताने पहनने चाहिए थे, मुझे कुछ ना कुछ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो मैं इसके बाद जब गाड़ी में बैठूंगा तो मेरा पहला काम है, मैं हाथों को क्या करूंगा जी? सैनिटाइज करूंगा। डन हो गया। अब मैं अपनी मुकम्मल एहतियात के बाद फिर अल्लाह पे भरोसा करूंगा। मैंने पाँव बांध लिया है ऊंट का, फिर मैं अल्लाह पे भरोसा करूंगा। लेकिन अगर मैं ये सारी एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं कर रहा और फिर तवक्कल कर रहा हूं, तो इस तवक्कल का नाम जहालत है। तो हमें खुदारा, मैं तो बल्कि इस एंगल से भी कहूंगा कि अल्लाह के बंदो जो घरों से बाहर निकले हुए हो, जरा सोचो, खुदा ना खास्ता आप कोरोना कैरी करके अपनी माँ या बाप को लगवा देते हो, यार आप तो बच जाओगे, या आपको कोरोना आपने कैरी किया, आपको कुछ नहीं हुआ, यार आपकी प्यारी माँ चली गई, आपका प्यारा बाप चला गया, आप माँ की ममता और बाप की शफकत से दूर चले गए। एक जिंदा बंदा चंद दिन बाद एक ठंडी मिट्टी की कब्र में पड़ा हो, यार जरा सोचिए कितना बड़ा जुल्म किया। अच्छा शाह साहब, इंतहाई बुरा वक्त ही मैं तो इसे कहूंगी कि, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बुरे वक्त में भी हमारे पास कुछ अच्छी यादें हों, कि वक्त गुजर जाए हमारे पास कुछ अच्छा हो हम याद करने को। अभी जो मामला चल रहे हैं, आपको क्या लगता है 6 महीने के बाद जब हम इस वक्त को दोबारा से याद करेंगे, कुछ अच्छा होगा हमारे पास याद करने को? मेरा ख्याल है कि ये फिर इंफरादी तौर पे पूछना पड़ेगा। हाँ। आप मेरे से सवाल करें कि मेरा वक्त कैसे गुजरा है, तो मैं जवाब दे देता हूं आपको। मेरा ये वक्त इंतहाई प्रोडक्टिव गुजरा है। लेकिन ये प्रोडक्टिव क्यों है, मुझे पहले दिन ही एक बात समझ आ गई कि जो भी इस वक्त को डिसिप्लिन से गुजारेगा वो प्रोडक्टिव वक्त में चला जाएगा। जो डिसिप्लिन पे नहीं गुजारेगा और सिर्फ टीवी देखेगा और इंतजार करेगा अच्छे वक्त का, उसका वक्त जाया होगा। मैंने पहले दिन ही अपना शेड्यूल, स्केड्यूल, रीडिंग, काम, जिम्मेदारियां, महदूद रहना,
ना मिलना और अपनी एक्टिविटीज डिफाइन कर ली, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सही। इसमें कोई शक नहीं है कि एज गेस्ट मैंने गेस्ट पैनल पे इन 90 दिनों में 84 टीवी प्रोग्राम किए, लेकिन महफूज रह के, मोहतात रह के किए। मेरी बेशुमार वीडियोस आई होंगी, ब्लॉग्स लिखे होंगे, मैंने कई काम किए होंगे, लेकिन मोहतात और महफूज रह के। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास अपनी जिंदगी की तरजीहात, लॉन्ग टर्म गोल्स और विजन नहीं है। जब वक्त इस्तेमाल करने की जगह कोई नहीं है तो फिर वक्त आपको इस्तेमाल करता है। आपने तय करना है कि मुझे जिंदगी से करना क्या है। इतना बेहतरीन वक्त मिला खुद शनासी का, मैं गिनने लगा हूं, ये बड़ी अहम चीजें, मेरे सुनने वाले जरूर सुन लें। खुद शनासी का, खुद को जांचने का, खुद को परखने का, खुद को समझने का। इतना बेहतरीन अल्लाह ने आपको वक्त दिया अपनी फैमिली की यूनिटी को कायम रखने का, बॉन्डिंग बनाने का, बच्चों को पास करने का, बीवी से ताल्लुक ठीक करने का, फैमिली को मजबूत करने का। इतना अच्छा वक्त आपको मिला सीखने का, रीडिंग का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का। इतना अच्छा वक्त मिला कि आप एक्सरसाइज करके, ऑर्गेनिक फूड लेके, खुराक लेके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और इतना अच्छा वक्त मिला इबादत का कि आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, तस्बीह कर सकते हैं, आप मराकबा करें, कुछ करें। ये 5 काम थे, अगर आपने अभी तक नहीं किए, खुदारा आप शुरू कर दें। शाह साहब, अब आपके जो आपने काम बता दिए हैं कि क्या क्या हो सकता था, उन्हीं में से एक सवाल और मेरे जहन में आ गया है कि आपने कहा कि घर में अच्छे ताल्लुकात बनाने से, यूनिटी कायम करने से, बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात, मामला तो बिगड़ गया उल्टा, लड़ाई झगड़े अरूज पर पहुंच चुके। क्यों बिगड़ा है? मैं ये बताऊं आपको, हम अपने बच्चों को जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, उनको खुदारा दरगुजर करना सिखाएं। जिनकी शादियां हो गई हैं, खुदारा माफ करना सीखें। हजरत अली करमल्ला वजह का कौल नहजुल बलागा में आपने लिखा कि दोस्त बनाने लगे हो साथ एक कब्रिस्तान बना लो। क्यों? उसकी खामियों को दफन कर सको। आप एक जिंदगी में असूल याद रखिएगा, जो आपका जितना प्यारा होता है ना, वो उतना ज्यादा आपको कवर करता है। जो जितना आप से दूर होता है, आपके दिल से दूर होता है, आपसे नफ्सियाती दिली तौर पे दूर होता है, वो उतना ज्यादा एक्सपोज करता है। मियां बीवी को कुरान पाक कह रहा है, ये पर्दा है, ये चादर है, ये कपड़ा है, लिबास है। लिबास की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? मौसम की मुश्किल से बचाता है। बिल्कुल। लिबास की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? वो आपको, आपकी जीनत बनता है, आपको इज्जत देता है। लिबास की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? वो आपकी पहचान बनता है। बिल्कुल। लिबास की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? आपकी पर्दापोशी करता है। यार, अगर आपके अपने रिश्ते आप दरगुजर नहीं कर सकते, पर्दापोशी इग्नोर नहीं कर सकते, मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, जिंदगी के हर शोबे में कुछ गेंदें खेलने वाली नहीं होती। और मैरिटल लाइफ, अज़दवाजी जिंदगी में आपको बड़ी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए, माफ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। आप एक बड़ा अहम नुक्ता, इजाजत है बोलने की? बिल्कुल। यार, हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, हम दिन में कितने कितने बकवास लोगों को मिलते हैं और बर्दाश्त करते हैं। हम कितने कितने अजीब हमारे बॉस हैं, बर्दाश्त करते हैं। अजीब अजीब क्लाइंट हैं, बर्दाश्त करते हैं। कुलीग्स, यकीन करें, मुनासिब लफ्ज नहीं, ऐसे ऐसे घटिया, उनको बर्दाश्त करते हैं। इरिटेटिंग लोग हैं। अल्लाह के बंदो, इस 7 अरब की आबादी में एक बंदा आपका खामद है या एक बंदी आपकी बीवी है, यार उसको भी बर्दाश्त कर लो, खुशी से करने, उसको खुशी से बर्दाश्त कर लो। आपके बच्चों की माँ है, क्या खूबसूरत डील है यार, आपके बच्चों को पालती है, घर संभालती है, घर चला रही है, घर का निजाम चल रहा है, कपड़े इस्त्री करती है, रोज झाड़े बर्दाश्त साफी करती है, टाइम पे नाश्ता खाना सब चीजें देती है। आपकी वालदा बीमार है, उनका भी ख्याल रखती है, रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा नहीं है, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ओ यार, दरगुजर कर दो। और बीवी को मेरी गुजारिश है कि यार, वो बंदा बेचारा खोतों की तरह पूरा दिन लाहौर में लूर लूर फिरता है, उसको माफ कर दो, उसको भी दरगुजर करो। और इसके हलाल बच्चों के लिए, घर के लिए कमा के, धूप में खज्जल होके दुकानों, फैक्ट्रियों पे, बाजारों में से आता है, उसको भी सुकून चाहिए। तो अगर हम माफ करना शुरू कर दें, दिस इज कॉल्ड, गोरा कहता है, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, दरगुजर करने की, माफी की ताकत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक, आप लोगों को माफ करें, अल्लाह आपको माफ कर। तो अल्लाह की माफी इससे बड़ी क्या है? दरअसल मैं तो ये कहूंगा, फलसफे के रूह से आप दूसरों को माफ नहीं करते, आप अपने आप को माफ करते हैं। माफी मांग के, माफी दे के जान छूट गई आपकी, आपने कहा जी माफी। शाह साहब, ये लोगों के रवैयों की अब हमने बात कर ली है, अब हमें बताइए कि बदले कैसे जा सकते हैं, क्या किया जाए? मेरी आपसे गुजारिश है कि लोगों को बदलने के लिए, लोगों के अंदर ये एहसास कि हमें बदलना है, ये पैदा करना बड़ा जरूरी है। किसने करना है? खुद किया जाता है, खुद किया जाता है, गौरो खोज से। एक बंदा आज मुझे सुनने वाला पीछे मुड़ के देखे कि यार, मेरी जिंदगी वैसी है जैसे पहले थी, इसका मतलब है मैंने वही कुछ किया जो मैं करता आ रहा हूं।
ठीक। जब तक मैं कुछ नया नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नया नहीं करूंगा, नया नतीजा नहीं मिलेगा। नया पाने के लिए, नई सोच और नया नतीजा पाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। बिल्कुल करना। तो ये गौर-ओ-खोज है। ये कहीं ना कहीं एक संजीदा इंसान गौर-ओ-खोज करता है। वो डोर डंगर नहीं होता। आपको पता है, बकरियां कुछ चरा रहा हो, वो उसको हांगता लेके जा रहा है, कभी किसी बकरी ने मुंह ऊपर करके नहीं कहा किथे वो किथे जान लगी हो, वो की करने लगी हो। कई इंसानों का भी यही हाल होता है। सही। वो हांग के जा रहे होते हैं हालात और वाकयात से। वो कभी सर उठा के नहीं कहते सी जा किथे रहे हो। यार कभी सोचो, आए कहां से हो, जा किधर रहे हो। जब आपको पता लगेगा कि मैं आया कहां से और जा कहां रहा हूं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आने लग पड़ेगा। इसीलिए गौर-ओ-खोज को इबादत से अफजल कहा गया। क्यों? जब आप गौर-ओ-खोज करते हो, ये टाइम था अपना चेहरा देखने का, अपनी कमजोरियों को देखने का टाइम था। इसमें आपको पता लगेगा वो हो मेरी आदतें कितनी बदबूदार है, मैं कितना भयानक इंसान। यार मैं दूसरों को फजूल कहता हूं, खराब कहता हूं, घटिया कहता हूं, मैं तो खुद हूं। बुल्ले शाह कहता है कि तू कमीना घटिया ढूंढने चला है, तुझे पता लगे कि असल में तो तू खुद है। बिल्कुल। पलीती तो तेरे अंदर है, वो तेरी अपनी पलीती। तो काली ऐनक से दुनिया को देख रहा है, दुनिया काली दिख रही है, दरअसल तेरी ऐनक काली है। तो अपनी इस्लाह अपने ऊपर गौर-ओ-खोज से शुरू होता है। मैं एक हदीस सुनाना चाहूंगा, मफहूम हदीस। ये मफहूम हदीस का वर्ड इसलिए जरूरी है कि गलती ना हो जाए। मफहूम वर्ड टू वर्ड ना, बिल्कुल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है, अल्लाह जिसका भला चाहता है उसका बातिन उसके सामने आश्कार कर देता है, उसका अपना उसके सामने आता है, अपना आप। यार मेरे में खामियां क्या हैं? आप देखेंगे कई लोग दूसरों की खामियां ढूंढ रहे हैं, उन्होंने ठेका लिया है, गलत है, सही नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। लोग सर यही ये मिजाज सूफी, दरवेश, अल्लाह वाला अपनी गलतियों और अपनी खामियों का पहरेदार बनता है, उनको ठीक करता है, अपनी इस्लाह से वो फिर इनकलाब बाहर का लेके आता है। दूसरा कहता है सारी दुनिया ठीक हो जाए, मैंने ठीक नहीं होना। वो कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा तो दुनिया भी ठीक हो जाएगी। कम से कम दुनिया से जाते जाते एक बंदे को ठीक कर लीजिएगा, और वो एक बंदा आप खुद है, खुद होंगे। एक बुरा तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा शाह साहब, ऐसे लोग जैसा कि आप बात कर रहे हैं रवैयों की कि हमने खुद को बदलना है, इनफरादी तब्दीली आएगी तो ही इज्तिमाई तब्दीली आएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हर चीज का मलबा हम लोग हालात पे और पाकिस्तान पे डाल देते हैं। देखिए आसान है ना, आसान है। एक फलसफे में कहानी बनी हुई है। फलसफे की कहानी है कि एक बंदा कश्ती में जा रहा था, उसको पीछे से झटका लगा। तो केस स्टडी नंबर 1 कि पिछली कश्ती में एक और शख्स था जिसने कश्ती आके मारी। इसने एक बड़ी सी गाली निकाली क्योंकि कश्ती और एक शख्स उसमें मौजूद है। दूसरी मिसाल है कि उसमें कश्ती थी लेकिन बंदा कोई नहीं था, वो फ्लॉट करती करती आके, अब वो जो बुरा भला कहना चाहता है उसको समझ नहीं आ रही मैं किसको कहूं। ठीक है। और है, अगर फर्ज करें वो कश्ती भी नहीं थी, अजकोला लगा है, तो दरिया की तरफ देखेगा और दुआ करेगा या अल्लाह बचत। हाँ, हमारी प्रॉब्लम है कि जो होता है हम उस पर डालने के, इल्जाम तराशी के, ब्लेम गेम की तरफ। ठीक है, अपने आप की खुद एहतसाबी नहीं करते, यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम बन चुका है। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि जो आप बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बात करते हैं और लोगों से उसकी उम्मीद करते हैं, उसकी उम्मीद अपने आप से रखिए, खुद एहतसाबी कीजिए, अपने गोल सेट कर लीजिए कि चाहिए क्या, फिर देखिएगा तब्दीली भी आएगी और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे आप इजाजत दें, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।